Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is गवर्नर जनरल्स। इस सीरीज में हम इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स को देखेंगे, उनके वर्क को एनालाइज करेंगे और क्या उनका सिग्निफिकेंस था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, हम वो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं विद ड्यूप्लेक्स। इनके कैरियर और अचीवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ड्यूप्लेक्स का अगर हम बॉर्न देखें तो ये 1697 में इनका बॉर्न हुआ था। इनके जो फादर थे वो काफी ज्यादा वेल्थी थे और उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस भी था, ड्यू टू विच जो ड्यूप्लेक्स थे उनको एक हाई पोस्ट मिल गई थी पौंडीचेरी में। ड्यू टू और इनके बिकॉज ऑफ इट्स फादर इनको एक पोजीशन मिल गई थी पौंडीचेरी में इन द ईयर 1720। और 1720 में यहाँ पे आके ये उस टाइम प्राइवेट ट्रेड करने इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और ये जो प्राइवेट ट्रेड था ये काफी ज्यादा उस टाइम पे प्रॉफिटेबल हुआ करता था। ये स्टार्टिंग है ड्यूप्लेक्स की। अगर हम देखें उसके बाद कुछ चेंज हुए फ्रेंच कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन में भी, और जो पर्सनल अर्लियर थे वो भी चेंज हुए। तो उन्होंने जो ये जो ड्यूप्लेक्स की एक्टिविटीज है पुंडीचेरी में उसको मिसअंडरस्टूड कर लिया कि ये जो फ्रेंच कंपनी है उसके इंटरेस्ट में नहीं होकर ये अपना प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं और अपने तरीके से क्या कर रहे हैं, ये चीजों को मैनेज कर रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, दैट इज अ फ्रेंच कंपनी के लिए। तो डायरेक्टर्स ने इनको सस्पेंड कर दिया, इनकी जो सर्विसेज थी। और 1726 में ये हमको देखने को मिलता है। तो डायरेक्टर्स सस्पेंडेड, इनकी सर्विसेज को सस्पेंड हो जाता है। और ये जो इंसिडेंट होता है ये होता है 1726 में। ना ड्यूप्लेक्स ने क्या किया, फिर ड्यूप्लेक्स ने बेसिकली अपील करी अपनी होम अथॉरिटी से कि सर ये जो केस है ये एक तरीके का इनजस्टिस हुई है मेरे साथ। तो ये जो केस ड्यूप्लेक्स थे वो जीत गए थे और ड्यूप्लेक्स को एज एन कंपनसेशन क्या हुआ कि गवर्नर ऑफ चंद्रनगौर बना दिया गया था, गवर्नर ऑफ चंद्रनगौर। और ये जो उनको बनाया गया था ये बनाया गया था 1730 में। उसके बाद 1740 में जो ड्यूप्लेक्स थे उनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया था वेरियस फ्रेंच कॉलोनीज इन इंडिया। उनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया था फ्रेंच कॉलोनीज जो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था। और ये रहे थे 1754 तक, 41 से 1754 तक ये रहे थे। और इसके साथ ही साथ जो मुगल एम्परर है उन्होंने इनको नवाब का टाइटल भी ग्रांट किया था। नवाब टाइटल वाज आल्सो ग्रांटेड। अब इस टाइटल को ग्रांट होने से क्या हो गया, जो ड्यूप्लेक्स थे उनकी जो प्रेस्टीज थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई, स्पेशली अमंग द इंडियन प्रिंसेस में। तो उनका जो से था काफी ज्यादा हो गया। फिर 1750 में अगर हम देखें तो मुजफ्फर जंग जो एक सूबेदार थे डेक्कन के, उन्होंने भी इनको नवाब का टाइटल ग्रांट करवाया। साथ ही साथ मुजफ्फर जंग ने एक चीज और करी थी। तो मुजफ्फर जंग जो है काफी इंपॉर्टेंट इनके रेल में आ जाते हैं। मुजफ्फर जंग सबसे पहले इन्होंने नवाब टाइटल को ग्रांट किया ड्यूप्लेक्स को, और साथ ही साथ ऑल टेरिटरीज। और ये जो टेरिटरीज थी ये थी बिटवीन रिवर कृष्णा से लेकर केप कैमोरिन तक की सारी इनको दे दी गई थी। और उस टाइम पे ये इंक्लूड करता था एरिया कार्नाटिक एज वेल। तो कार्नेटिक का भी एरिया ड्यूप्लेक्स के अंडर में अब आ गया था। अब ड्यूप्लेक्स के बारे में अगर हम बात करें सो ड्यूप्लेक्स को कहा जाता है कि ही वॉज अ ग्रेट मैन। वो काफी ज्यादा एक ग्रेट मैन है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू अगर हम देखें तो फ्रेंच जो कॉलोनीज थी उनके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ड्यूप्लेक्स को कहा जाता है कि ग्रेट मैन। और उनके पास काफी ज्यादा मल्टीपल क्वालिटीज भी थी, क्वालिटीज सच एज एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्लोमेट और बेसिकली लीडरशिप की क्वालिटीज थी। साथ ही साथ उनको कहा जाता था कि उनके पास पॉलिटिकल इंसाइट है और इनका जो विजन है वो काफी ज्यादा ब्रॉड है। तो ये जो क्वालिटीज है इसको हम एक एक करके इसको देखेंगे कि कैसे ड्यूप्लेक्स ने बेसिकली इनको जो क्वालिटीज थी कैसे यूज करके अपने बेनिफिट और साथ ही साथ फ्रेंच गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए काम किया। तो स्टार्ट करते हैं ड्यूप्लेक्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। ना ये जो एडमिनिस्ट्रेटर की जो क्वालिटी है बेसिकली ये ड्यूप्लेक्स ने तब परफॉर्म करी जब वो गवर्नर ऑफ चंद्रनगौर उनको बनाया गया था। और कब बनाया गया था उनको 1730 में, जब वो थे गवर्नर ऑफ
नेगोर 1730 में एज एन कंपनसेशन उनको बनाया गया था जब वो केस जीते थे होम अथॉरिटीज में। ओके, तो जो डुप्लेक्स थे बेसिकली उनको पता था कि ट्रेड की जो पावर क्या है। सिंपली अगर हम कहें वो पर्सनली इंडल्ज भी थे प्राइवेट ट्रेड में, जिससे उन्होंने ह्यूज प्रॉफिट को गैदर किया था और जो प्राइवेट ट्रेड के थ्रू उन्होंने प्रॉफिट बनाया और इस प्रॉफिट को क्या किया, इस प्रॉफिट को उन्होंने बेसिकली एडवांसिंग लोन्स की तरह यूज किया, यानी लोन देने के लिए यूज किया। अब ये जो लोन दे रहे हैं ये फेलो सिटीजन्स को दे रहे हैं। अब ये जो फेवरेबल ट्रेड वहां पे स्टैब्लिश हो गया तो इंडियन मर्चेंट्स थे ना, वो भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो गए कि वो भी सेटल होंगे चंद्रनगौर में जाके और ट्रेड को परफॉर्म करेंगे, बिकॉज ट्रेड जो था वहां पे काफी ज्यादा लुक्रेटिव था और काफी प्रॉफिटेबल एक एंटरप्राइजेस था। और साथ ही साथ जो डुप्लेक्स थे उन्होंने ट्रेड नेगोशिएशंस को भी ओपन कर दिया था विद अदर कंट्रीज। ठीक है, साथ ही साथ डुप्लेक्स open trade negotiations with other countries। और ये जो अदर कंट्रीज थी इनमें आ जाता है पर्शियन गल्फ, चाइना एंड तिब्बत। उस टाइम इन रीजन में जो ट्रेड था वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल था। नाउ चंद्रनगर अगर हम देखें इस तरीके से क्या हुआ कि वहां पे वेरियस मर्चेंट्स आ गए और साथ ही साथ ट्रेड नेगोशिएशंस भी स्टार्ट हो गई। तो चंद्रनगौर जो था, जो एरिया था वहां पे, उसका जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हुई वहां की जो पॉपुलेशन थी वो भी इंक्रीज हो गई और वो बन गया था एक मोस्ट फ्लरिशिंग यूरोपियन सेटलमेंट इन बंगाल में। ओके, तो इट बिकेम द मोस्ट फ्लरिशिंग सेटलमेंट इन यूरोपियन सेटलमेंट सिंपली कहा जाए। और कहां पे, ये जो चंद्रनगौर है ये बंगाल में है। नाउ ये जो सक्सेस थी बेसिकली इसने कन्विंस कर दिया था जो फ्रेंच डायरेक्टर्स थे कि जो डुप्लेक्स है उसकी काफी ज्यादा ग्रेट एबिलिटी है। ओके, जिस तरीके से उन्होंने इसको अपने कंट्रोल में लिया था, दैट इज चंद्रनगौर को अपने कंट्रोल में लिया था और साथ ही साथ वहां पे काफी ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एस्टैब्लिश करी। अब जो डुप्लेक्स ने था अपना जो फोकस था उसको शिफ्ट कर लिया था पौंडीचेरी में और वो पौंडीचेरी को कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन अगर हम पौंडीचेरी के बारे में देखें तो पौंडीचेरी उस टाइम पे काफी ज्यादा चैलेंजेस को फेस कर रहा था, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थे। अब वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट अगर प्रॉब्लम्स देखें कि वहां पे मराठा इन्वेजन हो चुका था, तो जो आफ्टर इफेक्ट था मराठा इन्वेजन का वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था, तो उसको काउंटर करना। तो आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ मराठा इन्वेजन, ये फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट चैलेंज था पौंडीचेरी का, मराठा इन्वेजन। सेकेंड जो चैलेंज था दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फेमाइन। अब फेमाइन आ रहा था, जो वहां पे जो लोगों की जो कंडीशन थी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई थी, उसको सही करना था। उसके बाद नवाबशिप के लिए वेरियस राइवल कैंडिडेट्स एमर्ज हो गए थे वहां की नवाबशिप के लिए, और नवाबशिप के कहां के लिए, नवाबशिप ऑफ कार्नेटिक के लिए, नवाबशिप ऑफ कार्नेटिक। इनमें से जो इंग्लिश थे वो भी अपने जो कैंडिडेट्स थे उनको सपोर्ट कर रहे थे। और साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटीज थी कि हो सकता है कि एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाए, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट। और फिफ्थ जो था दैट इज पौंडीचेरी के फोर्टिफिकेशन के लिए, पौंडीचेरी फोर्टिफिकेशन, बिकॉज पौंडीचेरी जो था आफ्टर मराठास के बाद, मराठा इन्वेजन के बाद जो था उसको पैथेटिक कंडीशन में था। तो ये सारी की सारी जो बेसिकली प्रॉब्लम्स थी जो पौंडीचेरी में डुप्लेक्स फेस कर रहे थे या फिर उनको कंट्रोल करने में ये सारी चैलेंजेस आ रहे थे। अब अगर हम देखें तो ये जो डुप्लेक्स को कंट्रोल करना चाहते थे पौंडीचेरी, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज जो डायरेक्टर्स थे वो मोर एम्फेसिस कर रहे थे अपनी नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज को लेकर। और साथ ही साथ जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने कहा कि आप कट करिए अपना एक्सपेंडिचर, टू कट एक्सपेंडिचर, या फिर जितने भी आप एक्सपेंशन कर रहे हैं और आप सस्पेंड करिए या फिर सस्पेंशन करिए अपनी जितना भी आउटले आप कर रहे हैं ऑन अकाउंट्स ऑफ बिल्डिंग फोर्टिफिकेशंस, और उसमें पौंडीचेरी का भी फोर्टिफिकेशन आ रहा था। नाउ डुप्लेक्स ने क्या किया कि डायरेक्टर्स की बात को माना, ठीक है। सो डुप्लेक्स ने रिड्यूस किया अपना एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑफ अपोजिशन जो कि काउंसिल आ रहा था, और उसको बैलेंस किया था उन्होंने इनकम एक्सपेंडिचर को, साथ ही साथ सैलरीज को भी कट किया, और जो करप्शन था जो कि प्रिवलेंट था अमंग सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स उन्होंने वो भी काफी ज्यादा काउंटर किया। बट विद रिस्पेक्ट टू फोर्टिफिकेशन वो उन्होंने पौंडीचेरी का बंद नहीं किया।
और इस तरीके से हमको देखने को मिलता है जो ड्यूप्लेक्स थे उन्होंने डिसओबे किए अपने हायर अथॉरिटीज के डायरेक्शंस को, सो डिसओबे ऑर्डर्स। उन्होंने कंटिन्यू किया स्ट्रेंथन करना पौंडीचेरी को, या मोर अप्रोप्रिएट टू से पौंडीचेरी का जो डिफेंस था उसको और स्ट्रेंथन करना कंटिन्यू रखा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो काफी ज्यादा अमाउंट उन्होंने स्पेंड किया था, और ये जो अमाउंट था वो ऑफिशियली नहीं था, वो अपने पर्सनल फंड से उसको करके डिफेंड करना चाहते थे और स्ट्रेंथन बनाना चाहते थे पौंडीचेरी को, या फोर्टिफाई करना चाहते थे। नाउ ये जो बेसिकली इस चीजों को देख के ये लगा कि जो ड्यूप्लेक्स हैं वो ऑन देयर इंडिविजुअली ग्रेट एफर्ट्स को डाल रहे हैं टू डेवलप पौंडीचेरी एज अ ट्रेड कॉलोनी, बिकॉज अर्लियर चंदनगर को वो ट्रेड कॉलोनी बना के जो प्रॉस्पेरिटी थी वहां पे काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुके थे। तो जो डायरेक्टर्स थे, जो होम गवर्नमेंट थी, उसको देख रही थी कि जो ड्यूप्लेक्स के जो प्राइवेट एफर्ट्स है कि टू डेवलप पौंडीचेरी एज अ ट्रेड इकोनॉमी, वो काफी ज्यादा उन्होंने इंप्रेस किया। और तो ड्यूप्लेक्स का जो ऑब्जेक्टिव था कि पौंडीचेरी को वो क्या बनाए, टू बिकम पौंडीचेरी एज अ ट्रेड कॉलोनी, एक ट्रेड कॉलोनी बनाए, और साथ ही साथ इसे एम्पोरियम ऑफ कॉमर्स ऑफ साउथ इंडिया एस्टैब्लिश करें, ऑफ साउथ इंडिया। बंगाल में अगर हम देखें तो चंदनगर को वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके थे। तो ये जो ड्यूप्लेक्स का जो डिफाइंस था, जो डायरेक्टर्स के ऑर्डर उन्होंने नहीं माने थे, उसके बावजूद भी वो फोर्टिफिकेशन कंटिन्यू रखा था उन्होंने पौंडीचेरी का, तो इसके लिए उनको पनिशमेंट नहीं और ना ही सेंसरशिप मिला, बट इवन प्रेज मिला गुड वर्क के लिए। और उनसे कहा गया कि ये जो मास्टर टच है आपका, ये हमको रिक्वायर्ड है इन अदर स्पेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो इस तरीके से उनका हमने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर की तरह रोल देख लिया। अब हम देखते हैं ड्यूप्लेक्स एज एन डिप्लोमेट, इनके जो डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं वो कैसे इन्होंने यूज किए, तो एज अ डिप्लोमेट। अब ये हमको दिखता है कि बेसिकली ये जो स्किल है ये फर्स्ट 2 कार्नेटिक वॉर्स में हमको देखने को मिलते हैं, जहां पे ड्यूप्लेक्स ने अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स का यूज करके जो सिचुएशन थी अपने फेवर में करी थी। ओके, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में अगर हम देखें तो फॉर कार्नेटिक वॉर्स आई यूज CW। तो कार्नेटिक वॉर्स में अगर हम देखें जो ड्यूप्लेक्स थे उन्होंने जो हॉस्टाइल कार्नेटिक की पॉलिटिकल सिचुएशन थी, दैट इज कार्नेटिक हॉस्टाइल पॉलिटिकल सिचुएशन का यूज किया, ठीक है, अपनी एडवांटेज के लिए। और ड्यूरिंग वॉर उन्होंने क्या किया, ड्यूप्लेक्स ने कहा कि हम ब्लॉकेड कर लगा देंगे आपका पौंडीचेरी में, ठीक है। हम ब्लॉकेड लगाने के बाद क्या करेंगे, तो ब्लॉकेड लगाएंगे साथ ही साथ, और अपील किया नवाब ऑफ कर्नाटक के कि आप जो हो ना कि वो अलाउ नहीं करोगे इंग्लिश को कि वो किसी भी तरीके से आपकी टेरिटरीज में वॉर कर पाए। और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जब ब्लॉकेड हो जाएगा पौंडीचेरी का, बेसिकली ट्रेड नहीं हो पाएगा, तो काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होगा, ठीक है। और इस ब्लॉकेड का साथ साथ और जो बेसिकली जो नवाब को कहा कि आप अपनी टेरिटरीज में क्यों वॉर करवा रहे हो, आपका ही नुकसान होगा, तो नवाब भी उनकी बात मान गए। और एज ए रिजल्ट जो नवाब ने था, इंग्लिश को परमिट नहीं किया था कि आप अटैक करो हमारी टेरिटरीज में फ्रेंच सेटलमेंट्स को। तो इस तरीके से ड्यूप्लेक्स ने आपका फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में डिप्लोमेटिक स्किल्स का यूज किया। सेकेंड कार्नेटिक वॉर में अगर हम देखें तो ड्यूप्लेक्स ने कैसे अपने स्किल्स का यूज किया, कि अगर ड्यूप्लेक्स को देखें तो उनका जो मेन पर्पस था बेसिकली वो था इनहेंसमेंट ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। वो ज्यादा चाहते थे कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसे ज्यादा उनका इंक्रीज हो, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को वो बहुत ज्यादा इनहेंस करना चाहते थे। और साथ ही साथ बेसिकली उन्होंने इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया था कि कैसे यूरोपियन पावर्स जो हैं वो बेसिकली अपने प्रॉफिट के लिए सपोर्ट करती हैं क्लेम ऑफ राइवल क्लेमेंट्स, ठीक है। जो राइवल, जैसे अगर मैं कहूं कि फ्रेंच और इंग्लिश दोनों क्या है, आपस में फाइट कर रहे हैं, और वहां का अगर कोई नवाब है तो दोनों ही वहां पे क्या कर रहे हैं, राइवल जो कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि सिचुएशन जो है वो बेसिकली उनके अंडर में रहे, यानी जो उनके जो कैंडिडेट्स हैं जीतने के बाद एडवांटेज उनको मिले। तो इस तरीके से बेसिकली उन्होंने कहा कि जो ड्यूप्लेक्स का मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें ड्यूरिंग सेकेंड कार्नेटिक वॉर में क्या था, कि उनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को इनहेंस करना था। और उसके लिए उन्होंने काफी एग्जाम्पल भी दिए, जो कि अर्लियर टाइम से जो यूरोपियंस क्या करते आ रहे हैं कि यूरोपियंस अपने प्रॉफिट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं राइवल क्लेमेंट्स जो हैं, या फिर जो राइवल कैंडिडेट्स के जो क्लेम्स हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो ड्यूप्लेक्स ने क्या किया, बेसिकली काफी ज्यादा एडवांटेज ली जो उस टाइम डिस्प्यूटेड सक्सेशन था, ओके। तो ड्यूप्लेक्स ने जो उस टाइम पे सक्सेशन की जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करना चाहा। अब ये चल क्या रहा था, ये चल रहा था हैदराबाद रीजन में।
अब हैदराबाद रीजन में थे तो इन्होंने जो अपने जो अपोनेंट्स थे यानी जो इंग्लिश थे उनके अगेंस्ट में जो सपोर्ट कर रहे थे अपने कैंडिडेट्स को, वो थे मुजफ्फर जंग, और कार्नेटिक में ये सपोर्ट कर रहे थे चांद साहिब को, ताकि ये लोग कैंडिडेट्स बन जाएं, यहाँ के रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स बन जाएं, दैट इज हैदराबाद के मुजफ्फर जंग बन जाएं और जो कर्नाटक के हैं वो चांदा साहिब बन जाएं, और इनको जीतने के बाद कंसेशंस काफी ज्यादा वो क्या ड्यूप्लेक्स को ग्रांट करें। ओके, तो वो कंसेशन इसलिए उनको सपोर्ट कर रहे थे। ओके, तो ये हमने देखा एज ए डिप्लोमेट। अब अगर हम देखें एज अ लीडर, एज लीडर ड्यूप्लेक्स का जो रोल है वो क्या है, तो ड्यूप्लेक्स का रोल एज ए लीडर अगर हम देखें तो बेसिकली ड्यूप्लेक्स को कहा जाता है उनके बारे में, तो ही वॉज अ बॉर्न लीडर, उनको एक बॉर्न लीडर टाइप पे कंसिडर किया जाता है। काफी ज्यादा उनकी कमांडिंग पर्सनालिटी थी, कमांडिंग पर्सनालिटी और वो काफी ज्यादा इंस्पायर करते थे और बेसिकली जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफी ज्यादा इन्फ्यूज करते थे अमंग अपने जो को वर्कर्स थे यानी सबॉर्डिनेट्स जो थे। साथ ही साथ अगर हम देखें जब ड्यूप्लेक्स को रिकॉल किया गया, जब ड्यूप्लेक्स को बुलाया गया वापस, तो मेनी सीनियर्स ऑफिसर्स बेसिकली उनको काफी रिस्पेक्ट करते थे और उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो रिकॉल किया है ये इनजस्टिस है उनके साथ, और बेसिकली हम अपना रेजिग्नेशन भी दे देंगे इनके प्रोटेस्ट में। नाउ ये हमने देख लिया एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्लोमेट, एज अ लीडर ब्रीफ में। अब हम थोड़े से ड्रॉबैक्स भी देख लेते हैं, उसके बाद ड्यूप्लेक्स का हम रिकॉल देख लेते हैं। तो ड्रॉबैक्स भी देख लेते हैं कि अभी तक तो हमें सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही है ड्यूप्लेक्स के बारे में, तो सर क्या कोई आपका ड्रॉबैक भी नहीं था या फिर नेगेटिव कोई चीज नहीं थी? अब हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव चीज क्या थी, उनके जो एफर्ट्स थे वो क्यों फेल्ड हो गए थे, या फिर अगर मैं कहूं जो फ्रेंच थे एज सच वो क्यों फेल्ड हो गए थे। आने वाले टाइम में जो इनके सक्सेसर्स थे वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, उसके क्या रीजन थे, ड्यूप्लेक्स अपने पर्सनल क्या रीजन थे और बेसिकली जो उनके गवर्नमेंट के थे वो क्या रीजन थे। ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जब वो आपका जो हम लोग ने अर्लियर डिस्कशन किया है, जो यूरोपियन पावर्स ने अपने आप को सेटल किया था, किस तरीके से वो हुआ था, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक ब्रीफ में फिर से देख लेते हैं। तो ड्यूप्लेक्स अगर हम देखें तो बेसिकली वो जो थे इट वॉज नॉट अ मैन ऑफ एक्शन, ठीक है, ऑल्दो वो लीडरशिप काफी अच्छी करते थे, लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है ही वॉज नॉट अ मैन ऑफ एक्शन, यानी सिंपली जो वो वर्ड्स से जो कहते थे वो एक्शन में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते थे, ठीक है। इट इज बिकॉज ही वॉज नॉट अ सोल्जर, वो एक सोल्जर नहीं थे। थर्ड अगर हम देखें तो बेसिकली वो प्लान करते थे कोई भी कैंपेन, अपने लेफ्टिनेंट्स के लिए, बट वो लीड नहीं करते थे अपनी आर्मी को, ड्यू टू विच काफी टाइम क्या हो जाता था कि पेपर पे तो पॉलिसी काफी अच्छी है, पेपर पे जो प्लान काफी अच्छा है, बट द डेविल में लाई इन इट्स इंप्लीमेंटेशन, और वहां पे जाके जो उनके जो आर्मी थी जब वो बैटल फील्ड पे पहुंचती थी तब उसको ग्राउंड सिचुएशंस डिफरेंट मिलती थी, ड्यू टू विच वो टैकल नहीं कर पाती थी और ड्यूप्लेक्स को सिंपली डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाते थे, ठीक है। इन दिस स्पेयर अगर हम देखें जो ड्यूप्लेक्स थे बेसिकली अपने जो आर्मी का जो इनका जो और सोल्जर के टाइप पे वो नहीं थे, तो वो इंफीरियर थे जो इंग्लिश के जो सोल्जर्स थे, आइदर वो लॉरेंस थे या फिर क्लाइव थे या फिर डेल्टन थे। ओके, साथ ही साथ अगर हम देखें बेसिकली जो ड्यूप्लेक्स थे उन्होंने काफी ज्यादा रिपीटेड अटेम्प्ट किए थे कि वो कैप्चर कर पाए ट्रिचनोपोली, टू कैप्चर ट्रिचनोपोली, बट वो कॉन्टिन्यूसली फेल्ड हो रहे थे। अब इसका रीजन क्या था, बिकॉज जो ड्यूप्लेक्स के जो कमांडर्स थे बेसिकली लाइक मॉन्सियर लॉ एंड बेसिकली अगर हम देखें तो मैनीवली, वो फेल हो गए थे कि ट्रांसलेट करने में जो स्कीम थी, जो रियल थी, जो पेपर पे स्कीम थी, उसको ग्राउंड रियलिटी पे। तो इस तरीके से हमको उनके काफी ज्यादा ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलते हैं, और इट इज बिकॉज जो फ्रेंच सेटर वो अपना पावर को अच्छे से स्टैब्लिश नहीं कर पाए थे विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश, उसका भी यही रीजन था कि जो ब्रिटिश और जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो काफी एम्फेसाइज करती थी अपनी बाहर की कॉलोनीज को, जैसे हमने देखा था कि उन्होंने फोर्टिफिकेशन के लिए भी मना कर दिया था, एक्सपेंसेस के लिए भी मना कर दिया था, और किस पे बेसिकली वो चाहते थे कि काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया जाए नॉर्दर्न अमेरिकन जो कॉलोनीज थी, ना कि इंडियन कॉलोनीज। तो इस चक्कर से जो गवर्नमेंट का सपोर्ट था वो भी नहीं मिल पाता था, और इंग्लिश के केस में क्या था, होल हार्टेडली सपोर्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी को और उनके ऑफिशियल्स को, ड्यू टू विच जो हमको देखने को मिलता है कि जो फ्रेंच पावर है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी इन इंडिया में। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज रिकॉल ऑफ ड्यूप्लेक्स। ओके, देख लेते हैं। तो इसमें दो व्यूज हैं मॉडर्न ब्रिटिश हिस्टोरियंस के।
एक व्यूज कहता है कि जो इंग्लिश है उसमें डुप्लेक्स के रिकॉल में कोई रोल नहीं है। सेकेंड व्यू कुछ हिस्टोरियंस हैं सच एज कोलोन मेलिसन, वो कहते हैं कि इंग्लिश का रोल है। अब कैसे रोल है कि जो इंग्लिश के जो एम्बेसडर थे पेरिस पे, उन्होंने इन्फॉर्म किया ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर्स को कि सर जो डुप्लेक्स की जो पॉलिसी है ना, ये जो पॉलिसी इंडिया में जो ये लगा रहे हैं या फिर जो पॉलिसी जो है इसको कंटिन्यू रख रहे हैं, वो काफी ज्यादा इंजूरियस है कंपनी के लिए भी और विद रिस्पेक्ट टू उसके ट्रेड के लिए भी। ओके, और साथ ही साथ जो डुप्लेक्स के जो अर्लियर हमने देखा था जो प्लान्स थे वो फेल हो गए थे इन ऑर्डर टू कैप्चर ट्रिशनापोली, इसने और बेसिकली कन्विंस कर दिया जो फ्रेंच के जो डायरेक्टर्स थे कि हाँ कि ये सही बात है कि जो डुप्लेक्स की जो पॉलिसी है काफी ज्यादा इंजूरियस है फ्रेंच सेटलमेंट के लिए भी और साथ ही साथ ट्रेड के लिए भी। और इस तरीके से डुप्लेक्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। लेकिन अगर हम क्रिटिकल एग्जामिनेशन करें तो विल फाउंड दैट जो डुप्लेक्स हैं बेसिकली उनको एक तरीके का स्केप गोट की तरह यूज किया गया था। यानी जितने भी फेलियर्स हुए थे, जो भी फ्रेंच फेलियर्स हुए थे, सिर्फ और सिर्फ उसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया था डुप्लेक्स को। उनसे कहा गया था कि ये जो प्रोलॉन्ग वॉर हो रहा है बिटवीन टू नेशंस दैट इज एंग्लो एंड फ्रेंच, इसके लिए सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम ट्रू सेंस में देखें, अगर ऐसा है तो जो इंग्लिश के जो गवर्नर थे सॉन्डर्स थे बेसिकली वो भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल हैं इस वॉर के लिए। ओके, और साथ ही साथ जो इंग्लिश का जो प्रोपोगेंडा उन्होंने स्टार्ट किया था कि जो डुप्लेक्स है अगर वो कंटिन्यू रहे इस ऑफिस में तो वो काफी ज्यादा एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे बिटवीन बोथ कंपनीज, चाहे वो फ्रेंच हो और बेसिकली इंग्लिश कंपनीज के बीच में। तो ये जो बेसिकली जो प्रोपोगेंडा था इसने जो डायरेक्टर्स थे फ्रेंच डायरेक्टर्स थे उनको कन्विंस कर दिया और फाइनली हमको रिकॉल देखने को मिलता है डुप्लेक्स का। नाउ ये जो रिकॉल था डुप्लेक्स का, दिस रिकॉल ऑफ डुप्लेक्स जो था बेसिकली ये काफी ज्यादा एक सेटबैक था फ्रेंच के लिए और बेसिकली फ्रेंच सेटलमेंट्स इन इंडिया के लिए। तो ये काफी ज्यादा एक ड्रॉबैक सामने आया और सेटबैक कंसिडर हुआ बिकॉज इनके बाद जो इनके सक्सेसर्स आए, ठीक है, सच एज गुदेयू, तो जो डुप्लेक्स पॉलिसी परस्यूट कर रहे थे उन्हीं को उन्होंने रिवर्सल नहीं किया बट कहीं ना कहीं उन्हीं पॉलिसीज को उन्होंने भी कंटिन्यू किया। कंप्लीट रिवर्सल हमको देखने को नहीं मिलता है, तो कुछ ग्राउंड पे ज्यादा चेंज हुआ नहीं। तो डुप्लेक्स की जो पॉलिसीज थी या फिर जो उनके सक्सेसर थे, नाउ रीजन क्या था, इट इज बिकॉज वहां पे जो ग्राउंड रियलिटीज थी उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाना जो कि डुप्लेक्स भी कर रहे थे और उनके सक्सेसर भी कंपेल्ड थे उसको करने के लिए। साथ ही साथ अगर हम डुप्लेक्स को देखें तो बेसिकली उन्होंने केयरफुली डिटैच कर रखा था, सेपरेट कर रखा था जो इंग्लिश के जो अलाइज थे, चाहे वो मराठा हो, चाहे राजा ऑफ तंजौर हो या फिर जो मैसूर हो, बेसिकली कैसे अपने डिप्लोमेटिक स्किल से, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम मेलिसेंस के वर्ड में देखें, कॉलोनल मेलिसेंस के वर्ड में देखें तो अगर डुप्लेक्स जो थे तो डुप्लेक्स अगर कंटिन्यू रहते इंडिया में ज्यादा नहीं सिर्फ 2 इयर्स के लिए, तो जो बंगाल था बेसिकली वो फ्रांस के कंप्लीट कंट्रोल में आ जाता, ठीक है ना, और फॉलन इनटू द हैंड्स ऑफ फ्रांस, और जो ब्रिटिशर्स थे उन पे उनका कोई से नहीं रह जाता। ठीक है, थोड़े से पॉलिटिकल आइडियाज भी देख लेते हैं। पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ डुप्लेक्स, तो उनको कहा जाता है और कंसिडर किया जाता है कि ये पॉयनियर है अमंग द एम्पायर बिल्डर्स। तो पायनियर अमंग एम्पायर बिल्डर्स, और जो उनका वो प्लान करते थे वो काफी ज्यादा सोच समझ के करते थे। थॉट आउट प्लान था बेसिकली उनका कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया को लेके, बट फेल्ड हो गया। इट इज बिकॉज जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उनको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, इस चक्कर में उनके जो प्लान थे वो फेल्ड हो गए। अब इनका क्या प्लेस है हिस्ट्री में और क्यों इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली अभी तक हमने देखा तो ये काफी एक सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी थे। ठीक है, और इनके बारे में इनका जो प्लेस है वो भी काफी एक इंपॉर्टेंट फिगर थे इंडियन हिस्ट्री में, बिकॉज इनकी जो ग्रेटनेस थी और ऑनर थी। और सिंपली अगर हम कहें तो डुप्लेक्स तो जो थे बेसिकली इन्होंने रेस करी थी जो फ्रांस की जो प्रेस्टीज थी इन ईस्ट फॉर दी सम ईयर्स, ऑल्दो अपनी पॉलिसीज के लिए, जैसे उन्होंने चंद्रनगर को कंट्रोल किया था या जो पौंडीचेरी था उसको फोर्टिफाइड किया था। तो इस तरीके से तो इन्होंने जो प्रेस्टीज थी फ्रांस की इन ईस्ट में उसको इवन फॉर सम इयर्स उसको क्या किया था, इंक्रीज किया था। ठीक है, और साथ ही साथ बेसिकली अपने आप भी वेरियस नवाब्स के टाइटल्स लेके जो रेपुटेशन थी इंडियन प्रिंसेस में एंड लीडर्स में वो भी अपनी इनकी काफी ज्यादा थी। और साथ ही साथ जो डुप्लेक्स थे बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तरीके का रोड मैप प्रोवाइड करवाया। अब ये जो रोड मैप था फॉर कॉन्क्वेस्ट
ये ऑल्दो फ्रेंच तो इसमें सक्सीड नहीं हो पाए, विद द लेटर ईयर्स में जो ब्रिटिशर्स थे, जब इन्होंने इनकी जो रोड मैप थे बनाए हुए डुप्लेक्स के, इनको फॉलो किया तो ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा सक्सेस मिलती है इंडिया में। ओके, तो डुप्लेक्स जो फेल हुए उसका एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन है कि उनको फ्रेंच गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिली थी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स जो सक्सीड हुए उनका ये रीजन था कि उनको गवर्नमेंट से काफी ज्यादा छूट मिली हुई थी और सपोर्ट भी काफी ज्यादा मिली हुई थी। ओके, सिंपली अगर हम कहें जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंग्लिश थे, वो सेल्फ डिसीजन लेते थे ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड रियलिटी, और जो फ्रेंच थे उनकी जो होम अथॉरिटीज थी अपने होम पे, तो वो डिसाइड करती थी कि इंडिया पे क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, ड्यू टू विच काफी ज्यादा जो पॉलिसीज थी वो इफेक्टिव नहीं हो पाती थी फ्रेंच की। ओके, और डुप्लेक्स जो है बेसिकली उनको कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट टू यूज डिसिप्लिन्ड ट्रूप्स। उन्होंने बेसिकली वो फर्स्ट हैं जिन्होंने डिसिप्लिन ट्रूप्स को यूज करना और अपॉइंट करना स्टार्ट किया था, एंड इवन फर्स्ट टू प्लान परमानेंटली स्टेशनिंग यूरोपियन ट्रूप्स। ठीक है, उनका ही आइडिया था कि परमानेंट स्टेशनिंग, जहां पे भी कॉलोनीज हैं वहां पे परमानेंट स्टेशन होंगे आपके यूरोपियन ट्रूप्स, ये उनका ही आइडिया था। ओके, साथ ही साथ ये जो ट्रूप्स हैं ये कहां पे परमानेंट स्टेशन करेंगे, ये स्टेशन होंगे नेटिव कोर्ट्स में, नेटिव कोर्ट्स, और ये किसके एक्सपेंस पे, इंडियन के एक्सपेंस पे। आपको खुद का एक्सपेंस नहीं करना है, लेकिन ये इंडियन के एक्सपेंस पे होंगे, और यही सारी जो चीजें हैं ब्रिटिशर्स ने इनसे बोरो करी और फाइनली इंप्लीमेंट करी और उनको काफी ज्यादा सक्सेस मिलती है। नो डाउट डुप्लेक्स थे, ही वॉज अ ग्रेट मैन, काफी ज्यादा हमने इनकी क्वालिटीज देखी, ऑल दो ड्रॉबैक्स भी थे, और क्या प्लेस था इनका हिस्ट्री में, पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ डुप्लेक्स, ये सारी चीजें हमने देखी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ।